नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जिससे आपकी गेहूं की फसल में हरियाली, टिलरिंग रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। अगर आप गेहूं की फसल में इन चीजों को उपयोग में लाएंगे, गेहूं के पहले, दूसरे और तीसरे पानी के बीच में, तो आपकी गेहूं की फसल में फुटाव बेहिसाब होगा। ऐसे समझ लीजिए जितना आपने सोचा नहीं होगा। 60 से 70 कल्ले आसानी से निकलेंगे और साथ ही साथ आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। उसकी जो फ्लैग लीफ है वो भी भविष्य में आगे अच्छी आएगी और उसकी बालियां, दाने मोटे चमकदार होंगे, जिससे पैदावार भी अच्छी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिंचाई आपको पहली सिंचाई से लेकर दूसरी या तीसरी सिंचाई में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस समय क्या हमको डालना चाहिए। आज के समय में देखा जाए, किसान भाई सभी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। देखा जाए तो बहुत सारे किसान भाई लागत भी ज्यादा लगा देते हैं। इतनी लागत लगाते हैं जितनी उनको पैदावार यानी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो क्या कारण रह जाता है जिससे हम गेहूं की फसल में सब कुछ करते हैं, फिर भी उसमें फुटाव अच्छा नहीं होता है, पैदावार अच्छी नहीं होती है, गेहूं में पीलापन दिखाई देने लगता है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो गेहूं की फसल है, इसमें पहला पानी जो हम लगाते हैं वो 20 से 25 दिन पर लगा देते हैं। 20 से 25 दिन पर जब आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं, तब हमारे गेहूं का जो पौधा होता है वो बहुत जरूरी पोषक तत्वों को चाहता होता है। क्योंकि इस समय की जो स्टेज होती है, इसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज ये होती है जिसमें क्राउन मतलब ताज और रूट मतलब जड़, इनिशिएशन मतलब शुरुआत। जो ताज वाली जड़ होती है उसकी शुरुआत होती है। आप पौधा देखते हैं, जिस तरह से आपको हम पौधा दिखा रहे हैं कि जो नीचे की जड़ होती है ये तो आपकी प्राइमरी जड़ होती है। इसके बाद में ऊपर की जो जड़ें होती हैं, इन्हें क्राउन रूट जड़ बोलते हैं। इसकी शुरुआत इस समय हो रही होती है। जब इस जड़ की शुरुआत होती है, तब हमें अपने पौधे को कुछ जरूरी पोषक तत्व देने होते हैं, कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। जितनी अच्छी इसकी जड़ों का फुटाव होगा, उतना अच्छा आपके पौधे में टिलर होंगे, हरियाली होगी और उतना ही अच्छा आपका पौधा डेवलप करेगा। तो सबसे पहले आप जब पानी लगा रहे हैं, तो पानी का जो सही तरीका है वो इस तरह से दे कि आप क्यारियां बना लें, छोटे छोटे कांडे बनाकर उसमें अगर आप पानी लगाते हैं, तो जो अतिरिक्त पानी आपका होता है वो दूसरे कांडे में आप निकाल सकते हैं, दूसरी क्यारी में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला पानी अधिक आपको नहीं लगाना होता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि पहला पानी हम अधिक क्यों नहीं लगवाते हैं, पानी हमें अधिक गेहूं की फसल में क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब हम बुआई करते हैं तो हमारे पौधे तक जो वायु है उसका संचार होता रहता है, जरूरी पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं और हमारे पौधे का विकास अच्छे से होता है। लेकिन जब पानी हम ज्यादा उसमें लगा देते हैं, पानी का भराव हो जाता है, तो जितने भी जमीन में छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जमीन टाइट हो जाती है, जिससे वहां पर वायु का संचार नहीं हो पाता है, गैसें नहीं पहुंच पाती हैं और हमारी जड़ का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, गेहूं में पीलापन आ जाता है। साथ ही साथ जो छोटा पौधा होता है उसके ऊपर जब पानी आता है, पानी में पत्तियां लंबे समय तक, कुछ घंटों तक अगर डूबी रहती है, तब भी उसमें पीलापन आ जाता है। तो ध्यान रखें कि पानी निकास की उचित व्यवस्था रखें। कई सारे किसान भाई गलतियां करते हैं, कांडे बड़े बना देते हैं या सिंचाई करते समय पानी अधिक हो जाता है, जिससे उनकी फसल में पीलापन आ जाता है। अब पीलापन आने के कारण अन्य भी हो सकते हैं। कुछ किसान भाई मुंडसी या खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवाएं डालते हैं, जिससे भी पीलापन आ जाता है। कुछ किसान भाई गलती करते हैं, यूरिया की पहली बेसल डोज जो आपको देनी रहती है वो ज्यादा दे देते हैं। अगर यूरिया ज्यादा हो जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप कोई भी खाद, जो भी खाद है, जैसे यूरिया की सबसे ज्यादा मांग रहती है, किसान भाई यूरिया से ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, उसका डोज अगर जरा भी ज्यादा हो गया तो आपकी गेहूं की फसल पीली हो जाएगी। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अगर आप दवाएं डालते हैं, तब भी हमारी फसल पर एक झटका आ जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप अपनी फसल को बचा ले जाते हैं, कम पानी लगाते हैं और जो हमारी खरपतवार नाशी है उनका प्रयोग आपको नहीं करना पड़े, तो जबरदस्त आपकी गेहूं की फसल होगी। अन्यथा अगर आपको करना भी पड़ता है तो उसके बाद भी कुछ तरीके होते हैं जिससे गेहूं की जो ग्रोथ है उसको सही किया जा सकता है। बहुत सारे किसान भाई जो यूरिया है वो डालते हैं, तो यूरिया के साथ में आपको 3 kg सल्फर 90% वाली जरूर डालनी है, पेवर आपको यूरिया नहीं डालनी है। पहले पानी पर या दूसरे पानी पर जो आप यूरिया दे रहे हैं, वो आपको 25 से 30 kg ही देनी है। चाहे तो दूसरे पानी पर जो दे रहे हैं उसको 5 kg आप बढ़ा सकते हैं,
30 या 35 केजी आप कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त आपको 1 एकड़ में यूरिया पहली बार में नहीं देनी चाहिए। दूसरी बार में 5 केजी बढ़ा दें और तीसरी या चौथी बार में जाकर के आपको 10 किलो बढ़ाना है, तब आपको 40 किलोग्राम के हिसाब से यूरिया डालनी चाहिए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे कि हमें इस समय अपनी गेहूं की फसल में कौन सा ऐसा स्प्रे है जिसको करने से हमारी गेहूं की फसल में टिल्डिंग अच्छी होती है और फुटाव अच्छा होता है। दोस्तों सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको कम खर्च में अधिक पैदावार देने के लिए ये वीडियो बनाए हुए हैं, ताकि आपको खर्चा भी न लगे, आप सही तरीके से समझ भी जाएं कि जो हम चीज डाल रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसका महत्व कितना है, कैसे डालना है, मात्रा कितनी रखनी है और ये क्या चीजें होती हैं। ये अगर आप एक बार समझ गए तो हर बार गेहूं की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, उसमें आप पैदावार अच्छी ले पाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफी परिश्रम के बावजूद ये वीडियो लाए हुए हैं, क्योंकि पिछले गत वर्षों में हमने कुछ वीडियो बनाए थे, किसी कारणवश वो वीडियो रैंक नहीं कर पाए। तो आज हम आपको ये भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिससे गेहूं की फसल में फुटाव अच्छा होता है। सबसे जरूरी होती है चिलिटेड जिंक। जिंक हमेशा आप चिलिटेड वाली डालें। चिलिटेड जिंक आपको लेनी है, चिलिटेड फेरस आपको लेनी है और आपको मैग्नीज सल्फेट लेनी है, मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में आपको अंतर रखना है। अब मात्रा की बात करें तो चिलिटेड जिंक आपको 100 से 150 ग्राम रखनी है और चिलिटेड फेरस सल्फेट आपको 100 से 150 ग्राम रखनी है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको 500 ग्राम रखनी है। और मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी। मैग्नीज जो सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में अक्सर किसान भाइयों से गलती हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो मैग्नीज सल्फेट है वो आपको 500 ग्राम ही रखनी है और मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी आपको रखनी है। ये सभी तरल आते हैं, इनको लेना है। 1 केजी आपको यूरिया लेनी है। सभी का घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आप ध्यान रखें, जितनी चीजें हमने आपको बताई है इनको सभी को अलग अलग आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको इस घोल को मिलाने के बाद 150 से 180 लीटर पानी में इसको डालकर और 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे जितना ही आप शाम के समय करेंगे, अच्छी नमी पर करेंगे, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि हमारी जो खादें हम डालते हैं, दानेदार फार्म में डालते हैं, जो भी हम जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी नैनो यूरिया इत्यादि है, जो हम जितना अच्छा रिजल्ट हम स्प्रे के रूप में ले लेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट हम अपनी फसल में कोई भी खाद दानेदार फार्म में डालकर नहीं ले पाते हैं। किस लिए? क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं, इसमें जब हम पानी लगा देते हैं तो उसके जो जमीन के रंध्र होते हैं वो कहीं हद तक बंद ही हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल तक, हमारी फसल की पौधे की जड़ों तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब स्प्रे हम करते हैं तो हमारे पौधे को तने के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से और बचा खुचा मिट्टी यानी जड़ों के माध्यम से भी पौधे को मिल जाते हैं, जिससे उसका विकास अच्छा होता है। ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ये चीज ऐसी होती है जो धूप जब हमारे पौधे पर लगती है तो ये खुलते और बंद होते रहते हैं। अगर हमने इस समय स्प्रे किया तो खुलते बंद जब होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से आपको वो नहीं दिखते हैं। इन पर जब हमारी दवा पड़ती है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़ते हैं, पोषक तत्व पड़ते हैं, तो उनको ये ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, जिससे हमारे पौधे को आसानी से पोषक तत्व मिल जाते हैं और विकास अच्छा होता है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि कौन सी जिंक आपको, आयरन, मैग्नीशियम और मैग्नीज आपको कौन सी लेनी है, किस नाम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, तो आपको मैग्नेनो नाम से मिल जाएगी, जो 150 ml है। 150 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी होती है। फिर है डिवेनीज। डिवेनीज जो है ये मैग्नीज आपको मिल जाती है, 150 ml ये भी डालनी होती है। नैनिरोन नाम से आपको 150 ml की आयरन की जो बोतल है वो मिल जाती है। और इसके बाद आती है डिवेनो। डिवेनो जिंक आपको जो तरल जिंक होती है उसके माध्यम से मिल जाती है। तो इन सभी को आप किसी भी यूरिया या नैनो यूरिया के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे अगर तरल जो होते हैं इनको स्प्रे के रूप में प्रयोग करेंगे, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया दानेदार फार्म में है उसके साथ में मिलाकर डालते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा।
अगर आप गेहूं की फसल में अच्छी टिलरिंग, अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो ये जो हमने आपको बेसल डोज बताई है, इसका प्रयोग करें। आपकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छा टिलर होगा, हरियाली भी अच्छी होगी और पैदावार भविष्य में आगे आप ले पाएंगे। दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसपे हम डिटेल से बताएंगे कि आप जो घरेलू तरीके हैं उनसे अपने पौधे के जो टिलर हैं कैसे बढ़ा सकते हैं, हरियाली कैसे बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या घरेलू चीजें हम डाल सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।